डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था पॉलीमर क्या होते हैं, पॉलीमराइजेशन क्या है, सभी पॉलीमर मैक्रोमोलिक्यूल क्यों होते हैं और सारे मैक्रोमोलिक्यूल जो एक प्रकार से पॉलीमर क्यों नहीं होते हैं। फिर हमने टाइप ऑफ पॉलीमर में हमने होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर पढ़ा था। आज हम पॉलीमर के अंदर बेसिकली जो है एग्जाम के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट जो है जिसके अंदर आता है हमारा पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। दो टाइप का होता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। उससे पहले मैं आपके जो है पॉलीमर के क्लासिफिकेशन और बताना चाहूँगा, जिसमें हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो पॉलीमर के ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स करते हैं। सोर्स माने एक प्रकार से बोल सकते हैं स्रोत, मतलब कोई भी चीज़ जो हमें जिससे प्राप्त हो रही है वो क्या उसका स्रोत है। तो उसी प्रकार से पॉलीमर के जो सोर्स है वे हमारे तीन टाइप के सोर्स हैं। एक हमारा नेचुरल पॉलीमर, दूसरे हमारे सिंथेटिक पॉलीमर और जो थर्ड होते हैं हमारा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो ये जो है तीन टाइप के पॉलीमर होते हुए हमारे किसके बेसिस पर, सोर्स के बेसिस पर। फिर थर्ड जो टाइप की पॉलीमर होते हुए ऑन द मोड ऑफ या बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन के बेसिस पर पॉलीमर हमारे दो टाइप के होते हुए, एडिशन पॉलीमर और दूसरे होते हुए हमारे कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन को वही चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं और जो कंडेंसेशन है इसको स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली थर्ड जो जाता है भाई हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फोर्स की जो मोनोमरिक यूनिट है एक दूसरे के साथ हेल्ड होती हैं, तो उसके बेसिस पर जो पॉलीमर है वो हमारे चार टाइप के होते हुए कौन कौन से हैं, इलास्टोमर्स, नंबर 2 होते हैं फाइबर्स, नंबर 3 होते हैं थर्मोसेटिन्स और नंबर 3 होते हैं हमारे थर्मोप्लास्टिक्स। तो बेसिकली ये हमारे जो पॉलीमर है किसके बेसिस पर होते हुए मोनोमरिक यूनिट के बीच में टाइप ऑफ फोर्स हमारे कौन से एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें सोर्स के बेसिस पर, सबसे पहला नाम से पता चलता है नेचुरल पॉलीमर, मतलब द टाइप ऑफ पॉलीमर विच वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, प्रकृति से जो हमें प्राप्त होते हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं द टाइप ऑफ पॉलीमर विच वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर। जैसे इसमें के अंदर एग्जांपल ले सकते हैं, प्रोटीन ले सकते हैं, सेलुलोज ले सकते हैं। ठीक है, ये सारे। दूसरा क्या है हमारा सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर का मतलब क्या है, जैसा कि यूनिट का भी नाम हमारा सिंथेटिक पॉलीमर ही है, हमें इस यूनिट के अंदर केवल सिंथेटिक पॉलीमर्स ही डिस्कस करने हैं, ना हमें नेचुरल पॉलीमर डिस्कस करने हैं, ना कहीं हमने सेमी सिंथेटिक पॉलीमर डिस्कस करने हैं। तो सिंथेटिक पॉलीमर्स के अंदर आपको पता है डेफिनेशन क्या होती है, द टाइप ऑफ पॉलीमर्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय मैन इन लैबोरेटरी, दे आर कॉल्ड एज आवर सिंथेटिक पॉलीमर। हिंदी में हम इनको एक प्रकार से कृत्रिम पॉलीमर बोल सकते हैं। और तीसरी तरफ अभी हमारे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, इसका एग्जांपल ले सकते हो। सिंथेटिक पॉलीमर के अंदर पॉलीथीन हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल हो गया, नायलॉन 6,6 हो गया, नायलॉन 6,10 हो गया, नायलॉन 6 हो गया, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड्रेजिन के अंदर हमारा बेकेलाइट हो गया, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड्रेजिन के अंदर हमारा मेलामाइन हो गया। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग टाइप के पॉलीमर होते हैं, टेफ्लॉन हो गया। ठीक है, तो वो अलग अलग टाइप के सिंथेटिक पॉलीमर हमारे होते हैं। और फिर आ जाता है हमारा सेमी सिंथेटिक। सेमी का मतलब क्या होता है भाई, हाफ। हाफ सिंथेटिक का मतलब क्या है, मतलब ऐसे पॉलीमर जो हम ऑब्टेन तो करेंगे नेचर से, लेकिन उसके अंदर लैब के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर देंगे उसकी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए। ऐसे पॉलीमर को क्या बोलेंगे हमें, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। मतलब क्या बोल सकते हैं, द टाइप ऑफ पॉलीमर which we obtained from nature but certain chemical modifications are done to improve their properties, they are called as semi synthetic polymers। ठीक है, इसके अंदर फिर हमारा सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो आती है हमारे पॉलीमराइजेशन के बेसिस पर। ठीक है, पॉलीमराइजेशन में तो अभी हमारे एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन को दूसरा नाम क्या बताया मैंने, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है भाई, जो टाइप ऑफ मोनोमरिक यूनिट रिपीट होंगी वो सेम टाइप की होंगी। ठीक है, या डिफरेंट भी होंगी, तो उसके अंदर कोई बाई प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। मतलब बेसिकली एडिशन की एक पहचान है कि भाई अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर हमारा कोई बाई प्रोडक्ट एलिमिनेट नहीं हो रहा है तो क्या कहलाता है हमारा एडिशन पॉलीमर। दूसरी तरफ जो कंडेंसेशन पॉलीमर हमारे बनते हैं, जब
जो भी कंडेंसेशन प्रोसेस होगा, जब भी एडिशन ऑफ पॉलीमर होगी, तो हमारा कोई ना कोई बाई प्रोडक्ट जो है वो एलिमिनेट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। उसके बाद फोर्स के बेसिस पर भी हमारे 4 टाइप के होते हैं, इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोस्टैटिक्स और थर्मोप्लास्टिक्स। बेसिकली ये फोर्स के बेसिस पर, ये वो है जिसके अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं, तो सॉरी सबसे वीक फोर्स होते हैं वो इलास्टोमर होते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म होते हैं वो फाइबर्स होते हैं, इसके अंदर इंटरमीडिएट फोर्स होते हैं, और एक प्रकार से क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, बाकी ये डिस्कस हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि 12th लेवल पर आप ही इनको डिस्कस कर चुके हो। एक टाइप के पॉलीमर और होते हैं जिसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पर। इसके अंदर कौन कौन से भी हमारे लीनियर, ब्रांच्ड और क्रॉस लिंक्ड, ये हमारी 4th क्लासिफिकेशन है पॉलीमर की ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। लीनियर जैसा कि पता चला है, जिसके अंदर जो मोनोमरिक यूनिट है वो लीनियरली ऐड होंगी, वो क्या कहलाएंगे हमारे लीनियर। ब्रांच्ड में क्या होगा भाई कि लीनियर पॉलीमर तो बढ़ेगा, लेकिन साथ में स्मॉल और लार्ज साइज की फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, एक प्रकार से उसको बोलेंगे हमें ब्रांच। और क्रॉस लिंक्ड में क्या होता है, जो लीनियर पॉलीमर्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंकेज कर लेते हैं और एक हार्ड मास के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं हमें क्रॉस लिंक। अब इन चारों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, जिसमें आपकी पूरी यूनिट में डिस्कस हुआ है, आपकी हाफ यूनिट बेस है भाई एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमर के ऊपर, और हाफ यूनिट बेस हमारी कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ के ऊपर। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम पॉलीमराइजेशन का जो मैकेनिज्म है, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई मैकेनिज्म, कि जो पॉलीमराइजेशन हो रही है उसके दौरान कौन सा स्टेप फॉलो हो रहा है। अब जैसा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे भी, तो इसके अंदर यूनिवर्सिटीज जो है कैसे पेपर सेट कर सकती है, देखिए आप जैसे सपोज कीजिए कि आप एमडी यूनिवर्सिटी में हैं, या आप केयूके में हैं, सीडीएलयू है, सीआरएसयू है, या आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं, चाहे कोई और अदर स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, किसी भी दूसरी स्टेट, चाहे वो गुरु नानक यूनिवर्सिटी है पंजाब के अंदर, ठीक है, चाहे वो कोटा के अंदर कोई यूनिवर्सिटी है, या फिर यूपी के अंदर कोई जैसे अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी है वो है, या फिर भाई बिहार के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी है। अब मोस्टली क्या है, जैसा कि फाइनल ईयर के एग्जाम्स होने वाले हैं, तो भाई स्टूडेंट्स को ऑप्ट किया जा रहा है कि आप या तो ऑनलाइन एग्जाम को चूज कीजिए या ऑफलाइन एग्जाम को चूज कीजिए। और ऑनलाइन एग्जाम है या ऑफलाइन एग्जाम है, वो एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो एमसीक्यूज जो है पॉलीमर के अंदर से किस प्रकार से बन सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज कीजिए आज मैं आपको 2 टाइप के मेथड बताऊंगा, 2 टाइप का मैकेनिज्म बताऊंगा, एक एडिशन पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म बताऊंगा मैं आपको, और दूसरा बताऊंगा मैं आपको कंडेंसेशन का। आज के इस लेक्चर में हम एडिशन पॉलीमराइजेशन और उसकी टाइप्स पढ़ेंगे और उसका प्रॉपर मैकेनिज्म, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन एंड चेन टर्मिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो किस केस में कैसे होगा, तो इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है, कोई भी एग्जांपल देकर के ये पूछ सकता है, बताओ इसमें कौन से टाइप की पॉलीमराइजेशन होगी, एडिशन पॉलीमराइजेशन होगी या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगी। या फिर कोई एग्जांपल देकर के आपसे पूछ सकता है, बताओ इसके अंदर किस टाइप का कैटालिस्ट हम डालें कि ये जो रिएक्शन है एडिशन मेथड से हो या कंडेंसेशन मेथड से हो। तो इसलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स जो है या काफ़ी यूनिवर्सिटीज जो हो वो रेडी नहीं है, क्योंकि वे स्टूडेंट्स ने थोरोली पढ़ा हुआ है। अगर आपको एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है तो आपको सब्जेक्ट को थोरोली बहुत अच्छे से और बारीकी से पढ़ना होगा। और पॉलीमर में मैंने पहले ही बता दिया था, अगर आपको पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करना है तो आपको जो है मोनोमरिक यूनिट्स बहुत कंपलसरी है, उनको याद करना कि कौन सा जो पॉलीमर है उसकी मोनोमरिक यूनिट क्या है और दूसरा उसकी स्ट्रक्चर क्या है। अगर ये चीज़ें आपको आ जाती है तो पॉलीमर आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, पॉलीमराइजेशन प्रोसेसेस। इसके अंदर मैंने आपको 2 टाइप के पॉलीमराइजेशन प्रोसेस बताए हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट जो है उसका कंप्लीट मैकेनिज्म जो है वो हम डिस्कस करेंगे, जिसको बोलते हैं एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। बेसिकली इसकी डेफिनेशन तो मैंने आपको पहले बता दी है। एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या बताया था भाई मैंने, जिसके अंदर सेम टाइप की मोनोमरिक यूनिट रिपीट होंगी और कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। तो क्या लिखेंगे हम, द टाइप ऑफ पॉलीमर इन विच एडिशन ऑफ मोनोमर, इन विच एडिशन ऑफ
monomer units takes place without elimination of simple molecule। क्या नहीं निकलेगा अभी इसके अंदर कोई भी बाई प्रोडक्ट जो है वो हमारा नहीं निकलेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर जो रिपीटिंग यूनिट्स होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। तो क्या लिखेंगे, रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स आर सेम। क्लियर है। तीसरा, ये हमेशा उन कंपाउंड्स के बीच में होगा भाई जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एटलीस्ट हो, मतलब इट अकर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, या बोल सकते हैं हम कंपाउंड्स, या स्लैश लगा के लिख दूंगा, मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एटलीस्ट कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए भाई, डबल बॉन्ड होना चाहिए, उसके अंदर जो आपका एडिशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट भाई, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कोई ना कोई हमें इनिशिएटर चाहिए, मतलब रिएक्शन इज स्टार्टेड बाय सुटेबल इनिशिएटर। अब वो इनिशिएटर क्या करेगा भाई, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला सिरा है उसके साथ ऐड होगा। तो रिएक्शन इज स्टार्टेड बाय सुटेबल इनिशिएटर विच ऐड ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड फॉर्म रिएक्टिव इंटरमीडिएट। और क्या बनाता है, एक प्रकार से रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनाता है, ठीक है। अब रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनने से क्या होगा भाई, अब जो नया मोनोमर है वो उस रिएक्टिव इंटरमीडिएट के साथ जुड़ेगा और एक प्रकार से चेन की क्या कर देगा भाई, प्रोपेगेशन कर देगा, और लास्ट में उसकी टर्मिनेशन हो जाएगी। टर्मिनेशन के हमारे दो प्रोसेस होते हैं, या तो कॉम्बिनेशन होगा या डिसप्रोपोर्शनेशन होगा, वो भी हम पढ़ेंगे। तो लास्ट क्या है भाई, द इंटरमीडिएट formed add on next monomer, the intermediate formed add on a next monomer unit and lead to formation of bigger intermediate। इस प्रकार से वो जुड़ते रहेंगे और क्या बना देगा भाई, हमारा बिगर इंटरमीडिएट बना देगा। जैसे इसमें एग्जांपल में अलग अलग होते हैं, जैसे इथीन का या इथीन के डेरिवेटिव्स की अगर हम बात करें, जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड होगा, और इथीन के डेरिवेटिव भी हमारे स्टाइरिन। क्लियर है। तो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस एडिशन के अंदर ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, ये वो स्टेप्स हमें, जो कोई भी एडिशन पॉलीमराइजेशन हो रही है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, जिसके अंदर आपको ये लगे कि भाई इसके अंदर कोई बाई प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है, उसके अंदर इससे ज्यादा स्टेप्स नहीं हो सकते हैं। सबसे पहला, जिसके अंदर मोनोमर यूनिट्स की एडिशन होगी विदाउट एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। दूसरा, जो रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स होंगी वो हमारी सेम होंगी। तीसरा, ये उन्हीं कंपाउंड्स के बीच में हुआ जिसके अंदर क्या होगा भाई, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। कंडीशन है, अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा ना, तब हमारा एडिशन या चेन ग्रुप पॉलीमराइजेशन नहीं होगा। तो इसमें पूछ भी सकता है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस इन विच टाइप ऑफ कंपाउंड्स, और ऑप्शन दे देगा भाई कार्बन कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड एंड वन फंक्शनल ग्रुप। थर्ड दे देगा भी आपको ओनली फंक्शनल ग्रुप, और फोर्थ दे देगा आपको नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज। तो कंडीशन क्या रहेगी भी एडिशन के लिए, जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, जो भी मॉलिक्यूल उसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। रिएक्शन जो है वो विदाउट कैटालिस्ट या विदाउट इनिशिएटर स्टार्ट नहीं होगी। मतलब बेसिकली जो पॉलीमराइजेशन है उसके अंदर तीन तरह के इनिशिएटर हमारे हो सकते हैं, या तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन हो सकता है, या फिर कैटायनिक पॉलीमराइजेशन हो सकता है, या फिर एनायनिक पॉलीमराइजेशन हो सकता है। इन दोनों को कैटेगराइज किया जाता है विनाइलिक पॉलीमराइजेशन के अंदर, विनाइलिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो फ्री रेडिकल का मैं आपको समझाऊंगा, ये समझ में आएगा तो ये सोच लीजिए आप
चेंज क्या होगा, जहाँ पे फ्री रेडिकल बनाया इसमें पॉजिटिव आयन बन जाएगा और इसमें नेगेटिव आयन बन जाएगा। तो रिएक्शन हमेशा कैरी की जाएगी किसके द्वारा, एक्सक्लूडेबल इनिशिएटर के द्वारा। और लास्ट में जो इंटरमीडिएट हमारा बनेगा वो ऐड होता रहेगा नेक्स्ट मोनोमर के साथ एंड लीड टू फॉर्मेशन ऑफ बिगर इंटरमीडिएट। और इस प्रकार से जो चेन है वो हमारी बिगर होती चली जाएगी और लास्ट में हम उसका टर्मिनेशन कर देंगे। तो एक प्रकार से इसके एग्जांपल है इथीन है, या इसके डेरिवेटिव है पीवीसी है, स्टायरीन है, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, ब्यूनाइस है, ब्यूनाइन है। तो ये सारे जो है इसके अंदर आते हैं। अब हम पढ़ेंगे भाई इसका मैकेनिज्म। तो सबसे इंपॉर्टेंट भाई पॉलीमराइजेशन के अंदर आपका मैकेनिज्म ही आता है। क्या आता है हमारा मैकेनिज्म। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट तो हम यही लिखेंगे भाई, ये जो पॉलीमराइजेशन है ये अल्कीन डेरिवेटिव्स के अंदर ही होगी। अल्कीन डेरिवेटिव का मतलब क्या है भाई, जो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है वो तो कंपलसरी है, उसके साथ में अब हमारा मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकती है, C6H5 फिनाइल भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो क्या क्या लिखेंगे इसके अंदर हमें, इट टेक्स प्लेस इन polymerization of alkene derivative। किसके अंदर होता है भाई, केवल किसके अंदर होगा, पॉलीमर ऑफ ए अल्कीन डेरिवेटिव्स। अल्कीन डेरिवेटिव्स को कैसे दिखा दूंगा मैं, फॉर दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH G। अब G क्या हमारा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन अगर आ जाएगी तो क्या बन जाएगा भाई, एक प्रकार से इथीन बन जाएगा। CH3 अगर आ जाता है तो प्रोपाइलीन बन जाएगा। C6H5 अगर आ जाता है स्टायरीन बन जाएगा। तो बेसिकली किसके अंदर होती है ये रिएक्शन है, अल्कीन डेरिवेटिव के अंदर। दूसरा पॉइंट क्या है, इट अकर्स वाया फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट एंड अकर इन 3 स्टेप्स। बेसिकली भाई ये किसके तहत होती है भाई, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के द्वारा। मतलब इसके अंदर हमारा क्या बनता है भाई, फ्री रेडिकल बनता है। अब ये फ्री रेडिकल क्या होता है भाई, जैसे किसी के भी बीच में बॉन्ड है, जब इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा हिट करने पर तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। ठीक है, तो जब डिसोसिएशन होगी तो क्या बनेगा, R फ्री रेडिकल, और दूसरा भी क्या बनेगा, R फ्री रेडिकल। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2R फ्री रेडिकल। तो ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके ऊपर, ये हमारा क्या बन गया भाई, फ्री रेडिकल। ये मैंने आपको एक प्रकार से फर्स्ट स्टेप बता दिया है जो फ्री रेडिकल बना है। तो ये किसके अंदर होता है भाई, 3 स्टेप्स के अंदर। तो उन 3 स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप मैं लिखता हूं चेन इनिशिएशन। क्या हुआ भाई हमारा, चेन इनिशिएशन। इसको मैं एक बार इरेज कर लेता हूं भाई। ठीक है, तो चेन इनिशिएशन में वैसे तो मैंने आपको बता दिया है क्या होगा भाई, मोस्टली जो फ्री रेडिकल है वो हमारा इसके अंदर बनता है। ठीक है, और वो इनिशिएट कर जाती है सनलाइट और हीटिंग के द्वारा। मतलब फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन जब भी आप पढ़ोगे तो उसके अंदर 2 कंडीशन रहती है, या तो सनलाइट की प्रेजेंस कंपलसरी है या फिर हम उसको हीट करके भी इनिशिएट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे भाई हम यहाँ पे, मोस्टली फ्री रेडिकल रिएक्शंस आर initiated by sunlight और हीटिंग। फ्री रेडिकल में मोस्टली रिएक्शन सनलाइट की ही प्रेजेंस में होती है, या फिर हम उसको हीट कर देते हैं। तो इनिशिएटर जो भी है वो क्या करेगा भाई, उसको तोड़ देगा भाई, एक प्रकार से फ्री रेडिकल बना, इसको 2 बार फ्री रेडिकल भी मैं मान सकता हूँ। ठीक है, अब ये जो फ्री रेडिकल बना है ये किसके साथ जुड़ेगा भाई, जो हमारा डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड होगा। तो क्या लिखेंगे, द फ्री रेडिकल formed adds to double bond of मोनोमर। वो किसके साथ कंबाइन होगा भाई, मोनोमर के डबल बॉन्ड के साथ कंबाइन होगा एंड फॉर्म। अब उसके साथ कंबाइन हो गया भाई और क्या बना देगा, एक प्रकार से
इंटरमीडिएट बना देगा या क्या कर देगा भाई, वो चेन की इनिशिएशन कर देगा, ठीक है। एंड फॉरम न्यू फ्री रेडिकल, क्या बना देगा भाई, वो नया फ्री रेडिकल बना देगा। कैसे? तो जैसे भी ये हमारा फ्री रेडिकल है और ये हमारा कोई ग्रुप था CH2 डबल बॉन्ड CH और ये G है हमारा। अब ये जो फ्री रेडिकल है भाई, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि एक तो इसके पास है, इसको अपने 4 इलेक्ट्रॉन या 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। अब जैसे ही यहाँ पर अटैक करेगा, इसके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया, 1 इसने दे दिया, तो क्या बन गया, इसके साथ बॉन्ड बन गया। लेकिन जैसे ये गया यहाँ पे, तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया ना, तो ये फ्री रेडिकल CH के ऊपर आ गया। जिसको मैं कैसे दिखा सकता हूँ, एक प्रकार से आप इसको कैसे डिनोट कर सकते हो, RCH2CHG। यहाँ पे क्या आ गया भाई, हमारा ये फ्री रेडिकल आ गया। तो ये क्या बन गया भाई, एक प्रकार से रेडिकल 1 बन गया हमारा। तो यहाँ से क्या हो गई, हमारी चेन की इनिशिएशन हो गई। अब क्या होगा, जैसे चेन की इनिशिएशन होगी, तो सेकंड स्टेप के अंदर आते हैं भैया हम, चेन प्रोपेगेशन। क्या आता है भाई हमारा, चेन प्रोपेगेशन। अब चेन प्रोपेगेशन, वैसे प्रोपेगेट का मतलब होता है भाई किसी चीज को बढ़ाना, मतलब जो हमारा इनिशिएटर शुरुआत में या फ्री रेडिकल की हमारी फॉर्मेशन हुई है, वो जो इनिशिएटर हमारा स्टार्ट हुआ है, इनिशिएशन हुई है, वो आगे की आगे अब हमारा जो मोनोमर्स के साथ एडअप होता रहेगा और चेन को जो है एक प्रकार से बढ़ाता रहेगा, ठीक है। उससे क्या हो जाती है, उसकी चेन इनिशिएशन। तो क्या लिखेंगे हम इसके अंदर, फर्दर एडिशन ऑफ रेडिकल 1 टू अनदर मोनोमरिक यूनिट generates bigger intermediates। जैसे उसके साथ होता रहेगा, क्या बनाता रहेगा, वो बिगर जो हमारे इंटरमीडिएट्स वो बनते रहेंगे। कैसे? जैसे ये बना हमारा RCH2 सिंगल बॉन्ड CH, फ्री रेडिकल इसके साथ G है। अब हमारा जो मोनोमर यूनिट है क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH G है। अब ये फ्री रेडिकल फर्दर यहाँ पे अटैक करेगा, तो क्या बनेगा भाई, देखो RCH2 CHG सिंगल बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में, CH2 फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CHG। यहाँ पे क्या जनरेट होगा भाई, अब 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ यूज होगा इन दोनों की बॉन्डिंग में, एक इसका एक इसका, तो इसके पास फिर से क्या जनरेट होगा भाई, यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होगा। अब ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहेगा, तो इसके अंदर क्या चलता रहेगा भाई, RCH2 CHG बार क्या रहेगा हमारा, CH2 CH फ्री रेडिकल G n टाइम्स। ये जो है चेन की लगातार क्या होती रहेगी भाई, प्रोपेगेशन होती रहेगी। तो ये कौन सा स्टेप हो गया भाई हमारा, चेन प्रोपेगेशन। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप आता है भाई, अब ये 2 स्टेप आपको भाई याद रख लेने हैं, क्योंकि जो चेन टर्मिनेशन है थर्ड स्टेप, वो अकेला हमारा कंप्लीट करूंगा मैं यहाँ पे। उसके अंदर 2 अलग अलग मेथड है, दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगा। पहले क्या किया हमने, चेन इनिशिएशन की। चेन इनिशिएशन में हमारा फ्री रेडिकल मोनोमर के साथ कंबाइन हुआ और फर्स्ट रेडिकल बना दिया। चेन प्रोपेगेशन के अंदर जो फ्री रेडिकल यहाँ पे बनाई और दूसरी मोनोमर यूनिट्स के साथ कंबाइन होता रहेगा और बिगर इंटरमीडिएट्स को जो है जनरेट करता रहेगा। क्लियर है? इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप आता है जिसके अंदर है हमारा चेन प्रोपेगेशन। क्या था भाई हमारा जो थर्ड है वो देखेंगे हम, चेन टर्मिनेशन। क्या स्टार्ट होगा भाई हमारा, चेन टर्मिनेशन। अब मैंने बताया था कि चेन टर्मिनेशन 2 तरह से हो सकता है। पहला जो है वो हो सकता है भाई कॉम्बिनेशन के द्वारा, और दूसरा होता है भाई डिसप्रोपेगेशन
प्रोपोर्शनेशन के द्वारा। अब बेसिकली कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है भाई, जोड़। इसके अंदर क्या हुआ, जो हमारी बिगर यूनिट बन रही है इंटरमीडिएट्स की, कोई भी दो यूनिट जो है उनकी फ्री रेडिकल्स के एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर के फाइनल जो है प्रोडक्ट बना देंगे, यानी उसका टर्मिनेशन कर देंगे। मतलब कैसे, जैसे मैंने लिखी हुई यूनिट क्या बनी थी हमारी, RCH2 CH G, इसके साथ क्या था हमारा CH2 CH फ्री रेडिकल R। अब एक और यूनिट आ जाएगी इसके साथ हमारी RCH2 CH G CH2 CH फ्री रेडिकल R। अब ये भी फ्री रेडिकल है, ये भी फ्री रेडिकल है। अगर ये दोनों यूनिट्स ज्वाइन कर जाएं तो इसके बीच में बॉन्ड नहीं बन जाएगा। मतलब जो नया टर्मिनेशन प्रोडक्ट बना, क्या बनेगा हमारा, RCH2 CH G n टाइम्स जरूर लिखेंगे भाई यहाँ पर, यहाँ पे भी n टाइम्स है। अब क्या CH2 CH के साथ क्या है हमारा R ग्रुप, ठीक है, सॉरी मैंने G से दिखाया था, इसको R भी लिख सकते हो, वैसे यहाँ पे G लिखेंगे भी, ठीक है। तो अब ये क्या है, CH के साथ G। अब ये फ्री रेडिकल इसके साथ कंबाइन हुआ है, तो फिर से क्या बन जाएगा इसके साथ CH G। बाकी आपको पता ही है, CH2 स्टार्ट CH2 या CH G CH2 n टाइम्स R। ये क्या बन गया भाई हमारा जो है फाइनल प्रोडक्ट। तो इस प्रकार से भी चेन की क्या होगी भाई, टर्मिनेशन होगी। तो दो तरीके, पहला है कॉम्बिनेशन। आई थिंक आपको कॉम्बिनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। बुक के अंदर इस रिएक्शन को कैसे दे रखा है, बुक के अंदर ऐसे दे रखा है इसको, उन्होंने इसको दो बार नहीं लिखा है, यहीं पे दो लिख दिया इसको, 2R CH2 CHG n टाइम्स CH2 CH फ्री रेडिकल G, और इसके बाद डायरेक्ट ये प्रोडक्ट लिख रखा है। तो कई बार बच्चे पजल हो जाते हैं कि ये कैसे बना है, तो इसको मैंने ओपन अप करके बता दिया भाई कि ये जो प्रोडक्ट बना है हमारा, ये ऐसे कॉम्बिनेशन से बना है। सेकंड जो बनता है भाई हमारा, वो डिस्प्रोपोर्शनेशन से बनता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन में बेसिकली क्या होता है भाई हमारा, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन क्या होती है, वो टाइप ऑफ रिएक्शन जिसके अंदर जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वो सेम मॉलिक्यूल का या सेम एटम का होता है। तो इसके अंदर क्या होगा, यहां पर हमारा जो इंटरमीडिएट था, पहले उसको लिख लेते हैं हम, RCH2 CHG सिंगल बॉन्ड CH2 CH फ्री रेडिकल G। इसके अंदर जो है हमारे, अब यहां से दो प्रोडक्ट बनेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन होगी, मतलब एक तो डबल बॉन्ड बनेगा और एक सिंपल कंपाउंड हमारा बन जाएगा। अब डबल बॉन्ड वाला कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे बनेगा भाई RCH2 CHG CH, यहां पर क्या आ जाएगा भाई, डबल बॉन्ड CHG आ जाएगा। मतलब यहां से H पॉजिटिव का रिमूवल हो गया है, वो जो बॉन्ड है यहां चला गया है। अब यहां पे बॉन्ड जाती है भाई CH से, क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। अब ये जो फ्री रेडिकल है, अब दो यूनिट है, ये इसी की तरह दो यूनिट है, तो दूसरी जो यूनिट है उसके पास तो PCH फ्री रेडिकल G है, तो यहां से जो फ्री रेडिकल वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा वो इसके साथ कंबाइन होकर के बॉन्ड बना देगा। मतलब क्या बना देगा, प्लस में। अब H पॉजिटिव आया, यहां से कैसे था भाई, H2 था, H रिमूव हो गया, बॉन्ड यहां पे चला गया, तो जो H का इसके पास आया है वो H क्या बना देगा, RCH2 CHG सिंगल बॉन्ड CH2 CH2G। इस प्रकार से जो है हमारा फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि जो H यहाँ से हटाया वो इसके पास आ गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या बना सकते हो भाई, चेन कॉम्बिनेशन और डिस्प्रोपोर्शनेशन के द्वारा हमारा प्रोडक्ट देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको और आसानी के लिए इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, CH2H है, ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया, यहाँ से ये H पॉजिटिव है, ये गया है, फ्री रेडिकल भी गया है, यहाँ पे इसके पास फ्री रेडिकल पहले ही था। अब ये जो H आया है फ्री रेडिकल लेके आया है, यहाँ पे क्या था, CH फ्री रेडिकल पहले ही था, तो H इसके साथ जुड़ गया, तो क्या बन गया, RCH2 CHG CH2 CH2G। देखो
RCH2CH2G और ये वाला डबल बॉन्ड वाला। तो ये क्या होगा भाई हमारा डिसप्रोपोर्शनेशन। ठीक है, उसके बाद आता हमारा आयनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन। क्या आता है भाई हमारा आयनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन। अब आयनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन, अब फर्क होता है भाई, एक तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन है। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है, इसमें जैसे स्टार्टिंग में क्या बना था भाई हमारा फ्री रेडिकल बना था ऐसे, इसके अंदर आयनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन के अंदर क्या बनेगा भाई, आयंस बनेंगे। अब आयंस दो टाइप के भाई, या तो कैटायन बनेगा या फिर एनायन बनेगा। अगर कैटायन के द्वारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी उसको कैटायनिक पॉलीमराइजेशन बोल देंगे हम, और एनायन के द्वारा अगर पॉलीमराइजेशन होगी तो उसको एनायनिक पॉलीमराइजेशन बोल देंगे हम। तो बेसिकली चाहे कैटायनिक पॉलीमराइजेशन है चाहे एनायनिक पॉलीमराइजेशन है, उनके अंदर स्टेप्स हमारे वही रहेंगे जो फ्री रेडिकल वाले। मतलब फर्स्ट स्टेप चेन इनिशिएशन, सेकंड स्टेप चेन प्रोपेगेशन और थर्ड स्टेप चेन टर्मिनेशन। सेम इसी की तरह होगा जैसे हमने फ्री रेडिकल को किया है। क्लियर है? तो आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया एडिशन पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जितने भी एडिशन पॉलीमराइजेशन के जो भी प्रोडक्ट हैं वो सारे पढ़ेंगे। उसके बाद जो कंडेंसेशन है उसका मैकेनिज्म और उसके प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो कुल मिला के ये लगा लो इसके 3 लेक्चर्स और हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एडिशन पॉलीमराइजेशन के प्रोडक्ट्स कंप्लीट करेंगे हम सारे के सारे, चाहे कितना टाइम लग जाए। उससे नेक्स्ट में मैं आपको जो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म समझाऊंगा, और लास्ट स्टेप में हम कंडेंसेशन के जितने भी एग्जांपल हो सारे कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो दूसरों के साथ शेयर करें, दूसरों को बताएं, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं जो वीडियो अपलोड हो चुकी हैं फिर भी बोलते रहते हैं सर ये वीडियो डाल दो, सर ये वीडियो डाल दो, जबकि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। तो उसका रीज़न ये है, या तो उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर बेल आइकन प्रेस नहीं किया है। तो आपको सारे जो लेक्चर्स हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे, उसके लिए आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू।